तो आज हम बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1 का पार्ट सी डील करने जा रहे हैं। पार्ट सी में क्या बोला गया है, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन के बारे में। तो आज हम वो पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ को, कोई भी मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए, बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए वो क्या क्या इंटरेक्शंस होने वाली है। ठीक है, ये तो हम लास्ट वाले में ही पढ़ चुके थे, लेसन 1 में ही, कि इलेक्ट्रॉन की वजह से किस तरह के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म होएगा या इनकम्प्लीट फॉर्म होएगा। अगर ट्रांसफ़र कंप्लीट हो रहा है ना तो आयनिक बॉन्ड, और अगर इनकम्प्लीट हो रहा है, जैसे ये एक्स है हमारा कोई मॉलिक्यूल और ये वाई है और ऐसे साइन दिखा रखा है, ये इनकम्प्लीट है या डायरेक्शनल बॉन्ड है, तो वो इसमें होएगा। उसके अलावा क्या था, शेयरिंग में इक्वल है या अनइक्वल है। इक्वल शेयरिंग है तो कोवलेंट बॉन्ड, अनइक्वल है तो भी कोवलेंट। पर अगर इक्वल शेयरिंग है ना, इक्वल अगर कोई चीज़ आ रही है तो नॉन पोलर है, और अनइक्वल आ रही है तो पोलर, तो वो पोलर होएगी। लेकिन पोलर भी कैसे देखना फर्दर, सिमेट्री या नॉन सिमेट्री। सिमेट्री आ गई तो पोलर कैसे रहेगी, वो नॉन पोलर हो जाएगी। और अगर सिमेट्री खराब है, टेट्राहेड्रल है, ये जो कलर डील कर रहे थे वही है, पोलर हो जाएगी। फ़र्क क्या है, ये चार्ज है आयनिक वाले और ये अनचार्ज है पर पोलर है। इनबैलेंसिंग में डाइपोल की इंट्रैक्शन और लंडन डिस्पर्जन, जिसका 0.5 किलो कैलोरी वाला है। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था इंट्रैक्शंस के बारे में कि इंट्रैक्शंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, हमारी आयनिक और मेटेलिक। बट ये वाली वाटर होने की वजह से, बॉडी के अंदर वाटर है, ठीक है, एक्वस एनवायरनमेंट है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। इसकी वजह से इसके अंदर आयनिक बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होते। तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या दिखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसकी 80 है। उसके बाद जो बॉन्ड है हमारा स्ट्रॉन्ग में ये 3 आ गए, वीक में ये आ गए। ठीक है, इसके अलावा इसकी ये पता होनी चाहिए 80 40, फिर उसका हाफ कर दो, ये 20 है फोबिक आई गेस है ना, 20 10 3 1 और 0.5। उसके बाद एनर्जी फॉर्म करने के लिए अगर हमें कुछ चाहिए ना, अगर वो कोई भी चीज़ ऐसे है, या एक्स है ये वाई है, दो चीज़ें हैं, ये जब जुड़ेंगी ना तो इसमें से कुछ एनर्जी बाहर रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, और जो ये है हमारा, और जो बॉन्ड ब्रेक करना है तब हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे ये ए है और ये बी है, ये बॉन्ड बना हुआ है, अब इसको हम एनर्जी देंगे और ये ए और ऐसे बी बनेगा, और फर्दर ये ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, और ये एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी जो हमने दी थी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक को और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक या सॉल्ट ब्रिजेस भी बोलते हैं। इसके अंदर कैसा होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। ये सेप्टर भी होते हैं, डोनर भी होते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपल्शन भी कर सकते हैं। इंट्रैक्शन कैसे होने वाली है, ये दोनों, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। उसके बाद ये स्टेबलाइज करते हैं बायोमोलिकुलर के स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब यहाँ पे NaCl की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर वाटर में NaCl तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कैसे, वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्यों, क्योंकि वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तो ये तो एक ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और अगर वो क्रिस्टल है, मतलब पानी में नहीं है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो ये कोऑर्डिनेट बनाएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाने वाला है, वो 6। एक तो ये हो गया NaCl के बारे में। उसके अलावा क्या है हमारा, हमें ये पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। E इज इक्वल टू, इस पर भी क्वेश्चन आता है, इज इक्वल टू के, चार्जेस है Q1 Q2, अपॉन में डायरेक्टर कांस्टेंट है और R है, और ये जो E है ना, ये क्या एनर्जी की बात हो रही है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होता है ना, उतनी पोलैरिटी बढ़ती है। क्यों, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो, एक मिनट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, इसका मतलब ही क्या है, डाई मतलब, ये जो डाई वर्ड है, दो, इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेस, दो चार्जेस का सेपरेशन होना। ठीक है, अगर वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो दो चार्ज जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, और जब सेपरेट हो जाएंगे तो पोलैरिटी हमें दिखेगी, ज़्यादा पोलर होएगा, और पोलर वाटर में जल्दी सोल्यूबल होता है। वही बात हुई ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने का मतलब चार्जेस अलग अलग हो गए, ये सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद ये वाटर में ऐसी कोई भी चीज़ जो वाटर में जाएगी वो घुल जाएगी, पोलर पोलर होनी चाहिए बस। तो पोलैरिटी इंक्रीज हुई, पोलैरिटी की डायरेक्टली बराबर है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा ये, दो चार्जेस, एस ऑफ डिसोसिएशन इसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो हम वाटर का पता होना चाहिए हमें, ये 7.8 समथिंग होता है, 78 होता है, सॉरी, लगभग अप्रोक्स, सही सही सा 80 हम लेके चल लेते हैं। मिथेनॉल का 33 है, ये टर्म्स पता होनी चाहिए किसका कितना है, तो हम इसको देख लेते हैं। वाटर का तो सबको पता होता है 80 78 जो भी है, मिथेनॉल का 33, बेंजीन का 2.3, साइक्लोहेक्सेन 2, हेक्सेन 9। साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा है, हेक्सेन 2 होने में बस थोड़ा सा कम है। ठीक है, 1.9, बेंजीन थोड़ा सा और ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर को हटा दो तो सबसे कम ले लेते हैं, पहले हेक्सेन, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, फिर बेंजीन, फिर मिथेनॉल। ये H है और ये M है, सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं ना। ठीक है, MBC कोर्स लग रहा है जैसे कोई MBC, तो ये याद रहने वाला है। सबसे ज़्यादा ऊपर वाला, सबसे ज़्यादा इसका होने वाला है हेक्सेन, कम हेक्सेन का। उसके बाद C का कितना था 2, B का कितना 2.3, और उसके अलावा M का कितना आ जाएगा 33। ऐसे याद हो जाएगा, मेरे को तो हो ही जाएगा। उसके बाद है पेप्टाइड के बारे में। यहाँ पे क्या है, ये जो आयनिक बॉन्ड्स है ये क्या करते हैं, इसमें लिखा है स्टेबलाइज करते हैं बायोमोलिकुलर के स्ट्रक्चर को। एक मिनट यहाँ ऐसे दिखा देती हूँ, आयनिक बॉन्ड के बारे में क्या होता है, स्टेबलाइज करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे ये एक पेप्टाइड है, ये दूसरा पेप्टाइड है, इनके यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्पार्टिक ग्रुप, यहाँ पे ग्लूटामिक ग्रुप, दोनों नेगेटिव है, अभी आपस में तो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में Mg2 आ गया, सॉल्ट्स ऑफ ये प्रोटीन के सॉल्ट्स है, Mg2 आ गया तो ये स्टेबलाइज कर देगा, ये आयनिक बॉन्ड बना लिया Mg ने इसके साथ। सेम ऐसे डीएनए को कभी ये नहीं कहते हेलिक्स को, ये क्या है, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये डीएनए का सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ डीएनए बोलते हैं इसको। इसकी भी फॉस्फेट बैकबोन जो होती है, जो नेगेटिवली चार्ज होती है, उस पर Mg2 पॉजिटिव लगा होता है, आयनिक बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। ये हो गया एक, ये तो बेसिक सी बात है, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सोल्यूट होएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सोल्यूट होएगा। उसके बाद है ऑर्डर, ऑर्डर देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, एक मिनट वेट, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें कुछ सैंपल्स दे रखे हैं, पहला O2 है, दूसरा ग्लूकोज, फिर सोडियम है। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी किसमें पूछा, वाटर में, वाटर पोलर है, तो इनमें से पोलर क्या है, जो वाटर के साथ सोडियम जल्दी घुल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद ये भी पोलर है, लेकिन ये अनचार्ज है O2, ठीक है। ओ ये वो क्या है, नॉन पोलर, इसके लोन पेयर भी तो होते हैं, वो आ गया। उसके बाद कौन, ग्लूकोज, पोलर अनचार्ज, ठीक है। उसके बाद एसीटोन में जो नॉन पोलर है उसमें सबसे पहले O2 आएगा नॉन पोलर, फिर ग्लूकोज, फिर ये तो आयनिक बॉन्ड बनाता है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। जो भी ट्रू आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, बायोलॉजिकल सिस्टम में एब्सेंट होते हैं, पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर अट्रैक्शन का हमें एग्जांपल देखना है तो वो कहाँ हो रही होगी, डीएनए और हिस्टोन में, डीएनए में, ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट में। रिपल्शन कहाँ हो रही होगी, दो डीएनए के स्ट्रैंड में, फॉस्फेट बैकबोन या पेप्टाइड में भी। फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस करते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन को। सबसे पहला फैक्टर है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। क्यों, जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज़्यादा अट्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब वो अलग सेपरेट होना चाहेंगे, चार्जेस सेपरेशन है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये देख लो, पोलर ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम हुई ना, टूट जाएगा। नॉन पोलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो नहीं घुलता। सॉल्ट कंसंट्रेशन दूसरा फैक्टर, ये इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ इस पहले वाले में अट्रैक्शन घट रही थी, यहाँ पे रिपल्शन कम हो जाती है, ठीक है, स्टेबलाइज हो जाते हैं स्ट्रक्चर। क्यों, इधर भी पेप्टाइड है नेगेटिव साइन में, इधर भी पेप्टाइड है नेगेटिव साइन में, बीच में Mg आ गया, ठीक है, सॉल्ट आ गया, ये सॉल्ट बोलते हैं ना इनको, Mg2 पॉजिटिव आ गया, सॉल्ट्स आ गया, सॉल्ट आके क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे, लेकिन होते कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक सैंपल है, डबल स्ट्रैंड डीएनए का है, इतने एम पे, और ये दूसरा है 0.5 में, दिख ही रहा है, इसकी मोलैरिटी ज़्यादा है बी वाले की, तो बी वाले का क्या हो जाएगा, ये डबल स्ट्रैंड है, ये 80 पे जाके हो रहा है और ये 70 पे ही हो रहा है, KCl ट्रीटमेंट के बाद। तो इसमें क्या दिखा रखा है, स्टेबलाइजेशन दिखा रखी है कि वो KCl का ट्रीटमेंट ज़्यादा दिया है किसको, बी वाले को, तो बी वाला सैंपल देर में वो हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड पे जा रहा है। उसके बाद है हमारा और कुछ है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, रिपल्शन कम हो रही है, ये तो वही है। और इस चीज़ को रिपल्शन जब कम होती है ना, किसी भी नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में अगर हम सोल्ट आ दे और उसकी रिपल्शन कम हो जाए, स्टेबलाइज कर दे, तो उसको चार्ज शील्डिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला अगला बॉन्ड है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। अगला है मेटालिक बॉन्ड, या उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डायरेक्शनल बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है मेटल से, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड में। और अगर नॉन मेटल से हो रहा है ना, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इमेजिन ये हमारा पूरा कोई मतलब रखा हुआ है मेटल, ये प्रोटॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो आखिरी शेल में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल गया, ये कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी लग रहे हैं। मेटल के पास चला गया तो मेटालिक बॉन्ड बना लिया, नॉन मेटल के पास चला गया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये किस तरह का, आयनिक में जैसे कंप्लीट था, ये इनकम्प्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, कभी आ रहे फिर उसी में से हट रहे जा रहे हैं। कोवलेंट, इसके अंदर करेक्टर कैसा होता है, कोवलेंट करेक्टर भी होता है, आयनिक करेक्टर भी होता है, ठीक है। ये बीच के होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट या डायरेक्शनल बॉन्ड है। उसका इसका एग्जांपल देखो, वाटर में क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं, एक ये चीज़, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर में सोल्यूबल होंगे। क्यों, मेटालिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड जैसे करेक्टर है तो सोल्यूबल हो जाएंगे। अब जैसे हम हीमोग्लोबिन की बात करें, बीच में Fe2 पॉजिटिव होता है, पायरोल है, पायरोल 4 रिंग्स होती है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। और ये Fe किससे जुड़ा होता है, इधर O2 से और इधर इससे हिस्टिडीन से, ग्लोबिन चेन के हिस्टिडीन से, रेजिड्यू से, ठीक है। अब इसका मतलब है जब ये Fe यहाँ से निकलेगा ना, अभी तो ये अपने सारे इसको इलेक्ट्रॉन को इनके साथ स्टेबलाइज करके इनको स्टेबलाइज कर रहा है, इनके साथ बॉन्ड बना के, ठीक है। लेकिन जब ये Fe यहाँ से निकल जाएगा ना, जब निकल जाएगा तो फिर ये इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा। स्टेबलाइज क्या, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन इनको दे रखे थे ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू ऐसे, वो ये ले जाएगा, तो मतलब कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं हुआ आयनिक बॉन्ड की तरह। और कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होनी है। उसके बाद आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड में है शेयरिंग होना इलेक्ट्रॉन की। आयनिक बॉन्ड में एक तो एक्सेप्टर था, एक डोनर था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन इसमें दोनों एक्सेप्टर होते हैं। कैसे, मतलब जैसे एक तो ये रहा, एक ये रहा, इसके पास ना 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इनको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैलेंस वाले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है ये। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा 7th का, और उसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा 7th आखिरी वाला। जब ये पास में हो जाएंगे तो ये कैसे दिखेंगे, ऐसे और ऐसे। तो ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये 7th का इस वाले का है, ठीक है। अब इसके लिए ये 8 हो गए, 7 तो यही था, 7th वाला तो यही था, ये वाला 8th हो गया इसके लिए, ठीक है। और इस वाले के लिए ये 8 हो गए, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे
कोवलेंट बॉन्ड आ गया। कोवलेंट पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। पोलर कब? जब अनइक्वल होगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स में हाई होगा, ठीक है। और इक्वल कब होंगे? जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा, ठीक है। तो वो नहीं टूटेंगे ना, पोलर रह जाएंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, ये तो पता ही चल गया। डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा है, दैट मीन्स वो टूट सकता है, ठीक है, वो टूट सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने का मतलब ये है स्ट्रेंथ कम है। अगर स्ट्रेंथ कम है, टूट भी सकता है, तो वो कैसा हो जाएगा? वो पोलर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे वही बता रखा है। और यहाँ पे डेल्टा ई क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता रखा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जब पोलर है तो उसमें जीरो के बराबर नहीं होती, कुछ ना कुछ होती है। और जब नॉन पोलर है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है, क्योंकि वो टूट ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, अगर एक एटम एक्स वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो खींच लेता और तोड़ लेता कनेक्शन, ठीक है, खींच लेता इलेक्ट्रॉन, बट नहीं हुआ ऐसा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अट्रैक्ट करना, ऐसी एबिलिटी जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है या पुल करता है। मेजर कैसे होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पॉलिंग स्केल पे या एलन स्केल पे, ठीक है। पॉलिंग स्केल पे 0.7 जो सीजियम या फ्रेंजियम की है, फ्रेंशियम की है, 0.7 से फ्लोरीन तक, जिसका 4 है, 3.5 है एक्चुअल में इसकी, जिस मतलब अप्रोक्स यही है, 4 होता है, ठीक है। 0.7 से लेके 4 तक है। ये देखो, फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, फ़ोन की तो चेक ही कर लो, एन की सबसे कम। उसके अलावा ये फ़ोन अलग हो गए। उसके बाद ये सबसे कम किसकी होने वाली इसमें? हाइड्रोजन की, फिर कार्बन की, फिर क्लोरीन की। पॉलिंग स्केल पे ज़्यादा आ रहा है, पॉलिंग स्केल पे ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो टूट सकता है ना, क्योंकि एक बंदा ज़्यादा नेगेटिव है, वो खींच लेगा। तो पोलैरिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा। तो ये वाला जो है ना फॉर्मूला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के निकाल सकते हैं। अब एक ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा है, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, ये सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है? एस की ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसका साइज़ जो है ना वो बड़ा है, सल्फर का बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वी शेप बनता है। उसके अलावा तो नॉर्मल है, NH3 अमोनिया सोल्यूबल है, ये भी, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ठीक है। वी शेप है किसकी? H2SO4 की वी शेप है, तो ये वाटर में जाती डिस्टॉर्ट हो जाता है, सबसे जल्दी सोल्यूबल ये होता है। पोलर है अगर कोई, कैसे पता चलेगा? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से इतनी होनी चाहिए। पोलर के लिए ये कंडीशन 0.5 से ज़्यादा है, ठीक है, 0.5 से वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लीनियर के लिए नॉन पोलर एक्सेप्ट, इसके तो जीरो है, तो पता ही चल गया था। बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट क्या? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना, जितना लंबा बॉन्ड उतनी कमज़ोर उसकी स्ट्रेंथ। इसलिए इस वजह से SP वही जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इनको कैसे वो हाइब्रिडाइजेशन मिली होती है? 1 वाले को, सिंगल वाले को तो SP3, फिर SP2, फिर S3 वाले को 1, उल्टा ही दे रखा है ना। और इसमें क्या होता है? पहला जो होता है ना वो सिग्मा बॉन्ड होता है, इस पर रोटेशन अलाउ होती है। इन दोनों पे क्या होती है? रिस्ट्रिक्ट होती है। SP1 और SP2 में 2 बॉन्ड है, तो एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। 80 और 40, एक सिग्मा और 2 पाई हो गए। 160, 120, 180। तो स्ट्रेंथ बता रखी है कि जितने कम लेंथ उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ। बॉन्ड एनर्जी पोलर की ज़्यादा होती है, नॉन पोलर की? पोलर की ज़्यादा होती है बॉन्ड एनर्जी। वाटर की पोलैरिटी की बात करें तो ये वाटर है और ये ऑक्सीजन है। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है। पोलर है, हाँ है, वाटर पोलर होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दिख रही है? 3.5, और इधर क्या है? 2.5। 3.5 से 2.1 माइनस करेंगे तो 1.4 आता है। और पोलर होने के लिए कंडीशन क्या बताई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए 0.5 से, है ना। 1.4 ज़्यादा ही है, तो ठीक है। अब इसमें और क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो पोलर अनचार्ज है, वाटर पोलर भी और अनचार्ज है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80 है, बॉन्ड एंगल 104 है, ये 104.5 डिग्री है। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बना रहा है? एक ये वाला और एक ये वाला हाइड्रोजन आगे जाके बॉन्ड बनाने वाले हैं, ठीक है। ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बनेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या है? पोलर डिजोल्व हो जाती है इसके अंदर, ये इसकी सॉल्युबिलिटी एबिलिटी है। फिर आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड है, लेकिन नॉन कोवेलेंट्स में क्या है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है हाइड्रोजन। जब वो आता है ना, क्या नाम है, कोवेलेंट आई एम हर हर महादेव, तो इसमें ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसके बाद हमारा, एक सेकेंड वेट, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? वैसे तो वीक बॉन्ड है, लेकिन नॉन कोवेलेंट में स्ट्रॉन्गेस्ट है। 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक करेक्टर होता है और 10% कोवेलेंट। ऐसी कहाँ था? आयनिक और कोवेलेंट करेक्टर हमारे मेटालिक में, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए? 0.9 से ज़्यादा। और वहाँ पे 0.5 किसके लिए यूज़ हुआ था? 0.5 यूज़ हुआ था पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा, अब देखो इसमें क्या बता रखा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बन रहा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोन होती है, तो F वाले में ये बन रहा होगा। और अगर F और O दे दिया तो भी ये होएगा। O और N और F और O में क्या, कौन सा ज़्यादा है? ये देखो ना, F और O और N, ये ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो ये एक ऑर्डर दे रखा है, ये ऑर्डर देख लेना। उसके बाद है हमारा
एक इसमें ये एक एक्सेप्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्यों नहीं बनता? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3 और 2 0.9 है, ठीक है एग्जैक्टली। स्टिल ये फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि क्लोरीन का साइज़ बहुत बड़ा है। उसके अलावा इसमें ये पता होना चाहिए, ये वाला 0.9 वाला जस्टिफाई हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड इसको कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं किसको, पहले तो यही पता होना चाहिए। जो भी फ़ोन से अटैच हाइड्रोजन है ना, वो फर्दर जिससे भी बॉन्ड बना रहा है वो वाला, जिस अदर फ़ोन से बना रहा है वो क्या, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है? 0.17 नैनोमीटर। एक ये टर्म पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ कोवलेंट की 1/20 होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट होता है 3 एटम लाई करते हैं स्ट्रेट लाइन में 180 वाला, ठीक है। एक ये पता नहीं, जैसे FH और ये हाइड्रोजन बॉन्ड N, तो ये 180 में होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड, तब भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक ये वाला भी क्लियर हो गया। उसके बाद कहाँ कहाँ मिलता है ये हमें? अमीनो एसिड के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, वही चेन्स वगैरह में, ठीक है। DNA के हेलिक्स चेन हो गई या फिर कुछ भी हो गया, कैराटीन में हेलिक्स जो होती है, या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स हो गई। DNA में हो गया G और C की बॉन्डिंग जो होती है, वाटर का नेटवर्क होता है, या साइड चेन्स होती है अमीनो एसिड की। हाइड्रोजाइन में, HF में, मिथनॉल में, ग्लिसरॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। स्ट्रेंथ कैसे पता होगी? मैक्सिमम किस पे होती है हमारी? मैक्सिमम होती है 180 पे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जब थीटा 180 हो, जब ये H और इसके साथ जुड़ा F, एक मिनट, F इसके साथ जुड़ा H और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हुआ F, जब ये 180 में तभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर इसके साथ है F H और ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम को होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इस पे, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेंथ क्या दिखा रखे हैं यहाँ पे दिखा के 180 से नीचे भी कम होगी और 180 के आगे भी, बस 180 पे ही ज़्यादा होगी, और उसको हमने ऐसे भी दिखा दिया। उसके बाद हाइड्रोफिलिक बॉन्ड, अगला बॉन्ड है ये, ठीक है। इसके अंदर है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इसमें क्या पता होना चाहिए? नॉन पोलर की क्या टेंडेंसी है कि वो अपने आपको एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर पाए? एसोसिएट कर पाए, एक जगह इकट्ठा कर पाए। जैसे ये है, ये नॉन पोलर है, ये प्रोटीन है, इसमें ग्रीन वाला क्या है? नॉन पोलर पार्ट है। जैसे वाटर में डाला, ये जो पिंक पिंक है सारा, ये हाइड्रोफिलिक रीजन है, ठीक है, मतलब हाइड्रोफोबिक रीजन है इसके लिए। वाटर कंटेंट में कनेक्ट में क्या आ रहा है? पोलर पार्ट डाल दिया इसने। ये ब्लू वाला क्या है? पोलर है, ठीक है, और वाटर भी पोलर है। इसने आपस में कर लिया, जो नॉन पोलर पार्ट है ये अंदर एसोसिएट हो गया। तो ये वाली जो चीज़ है वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की वजह से आता है। जब भी वह नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जब भी उसको पानी में डालेंगे तो जो उसकी एंथैल्पी होती है ना वाटर की, देखो ये वाटर का बीकर है, इसमें क्या डाल दिया हमने? एक नॉन पोलर डाल दिया। जब भी नॉन पोलर हम इसमें डालेंगे तो जो वाटर की एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी भाई? इतनी सारी जगह थी, ये सारी जगह इसकी थी, ठीक है, और अब क्या हो गया? इस जगह में कौन आ गया? एक कोई नॉन पोलर चीज़ भी आ गई, तो एंट्रोपी तो डिस्टर्ब हुई ना, कम हो गई। वाटर जैसे पहले फ्रीली घूम रहा था, अब इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हुआ थोड़े एरिया में, जो कि थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल नहीं है। तो जो वाटर क्या करता है, अपनी एंट्रोपी को वापस से बढ़ाने के लिए, रिवर्ट बैक करने के लिए, वाटर क्या करते हैं? इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को साइड में कोने में छोटा सा एग्रीगेट कर देता है, और यही रीज़न है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड फॉर्म होने का। उसके बाद फैक्टर क्या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का देखें तो टेम्परेचर है। सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये वाला टेम्परेचर है, मैं यहाँ मेजर कर रही हूँ, तो इस पर स्ट्रेंथ हमारी कम है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर कम करो तो भी दिक्कत आएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ तब तो स्ट्रेंथ कम हो रही है, अगर माइनस में लेके जा रहे हैं टेम्परेचर तब भी। उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड डीनेचुरेशन, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्री नहीं होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या एग्रीगेट करने के लिए। वाटर ही जम जाएगा तो नॉन पोलर को साइड में कैसे करेगा? उसके बाद हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के बारे में और क्या पता होना चाहिए? लीनियर और ब्रांच दे रखा है तो लीनियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लीनियर एलिफेटिक वही सेम, ब्रांच नहीं एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। और जिसकी ज़्यादा लेंथ है कार्बन की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू स्मॉल लेंथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्योंकि अगर कम है ना, क्या कार्बन चेन कम है, उसका लेंथ कम है, तो वो नॉन पोलर करेक्टर को शो करता है। क्या करता है? वो नॉन पोलर करेक्टर को शो करता है, ठीक है। सॉल्ट ज़्यादा दे दोगे तो हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ती है, क्यों? स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्यों? रिपल्शन घटती है, वही वाला जो उसमें था, आयनिक में भी था। अब आता है अब हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन भी हो गया, हाइड्रोफोबिक भी हो गया, अब हम पढ़ते हैं डायपोल में क्या है? पार्शियल चार्जेस क्रिएट होते हैं, परमानेंट इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे HCl है तो ये हमेशा परमानेंट रहने वाला है कि H हमेशा पॉजिटिव रहेगा, Cl हमेशा नेगेटिव रहेगा। ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि H नेगेटिव हो गया और Cl पॉजिटिव हो गया, तो ये परमानेंट डायपोल है जो ऐसे बनता है। और ये डायपोल मतलब एक मॉलिक्यूल में बन रहा है या दो अलग मॉलिक्यूल में, एक एटम में बन रहा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, या दो अलग अलग मॉलिक्यूल पे अलग अलग पे बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लंडन डिस्पर्जन फोर ना, एक बुक के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होते हैं, H बॉन्ड और ये डबल डायपोल और लंडन डिस्पर्जन। ये हमारा वेंडरवॉल्स फोर्सेस, मतलब ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर ये, और लास्ट में हमारा लंडन डिस्पर्जन। ये कैसे? वहाँ परमानेंट डायपोल थे, यहाँ ट्रांजिएंट डायपोल बनते हैं ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो मूवमेंट होती है घूमने की, उसकी वजह से ट्रांजिएंट डायपोल बन रहे होते हैं। ये वीकेस्ट होता है, शॉर्ट डिस्टेंस पे एक्ट करता है, जैसे कि 2 से 4 एंगस्ट्रॉम पे। अट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला ये है, रिपल्शन के लिए ये है।
ये R यहाँ 6 और यहाँ 12 क्यों है? शॉर्ट रेंज में भी ये रिपल्शन के केस में सेंसिटिव है। अगर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ है, ठीक है, इमेजिन उसकी अट्रैक्शन यहाँ है, तो जब वो चीज़ इस तरफ पहुँच जाएगी तो भी अट्रैक्शन होगी। यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है, इसको अट्रैक्शन, इसका जो एरिया है ना अट्रैक्शन का वो यहाँ तक ही है। एक चीज़ यहाँ उसको अट्रैक्शन फील नहीं हो रही, यहाँ है नहीं फील हो रही, यहाँ आई ना उसको फील हुई, यहाँ आई तब भी फील, यहाँ आई तब भी, तब तक हो ही रही है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ है और यहाँ है, इस एरिया में रिपेल होती है, यहाँ पड़े कोई नहीं, हल्का से यहाँ टच हुई ना रिपेल हो जाएगी। तो इतना सेंसिटिव है, इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे तो वो जा ही नहीं सकती, जैसे अट्रैक्शन वो आगे जा रहा था, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये ग्राफ 12 और 6 का क्लियर हो गया ना, अट्रैक्शन में R6 और रिपल्शन में R12 क्यों है। उसके बाद ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। इसमें क्या पता होना चाहिए भाई, ये देख लो, ये पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। रिपल्शन के लिए पॉजिटिव साइड ले रखा है, अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव साइड ले रखा है, सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं, फोर्स की नहीं। तो एनर्जी हमेशा 12 में से माइनस होएगा 6, क्योंकि 12 वाला क्या हमारा पॉजिटिव वैल्यू रिपल्शन, ठीक है। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 12 कैसे पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव साइन, 6 कैसे नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन, ठीक है, अट्रैक्शन के लिए। तो एनर्जी ए की क्या निकलेगी, A/R12 माइनस B/R6। और अट्रैक्शन के लिए निकाल रहे हैं हम एनर्जी, किसके लिए निकाल रहे हैं, अट्रैक्शन के लिए, तो प्लस लग गया। लेकिन यहाँ माइनस क्यों आया ये तो पता ही है, इधर एनर्जी से आया, लेकिन हम निकाल किस कर रहे हैं साथ में, अट्रैक्शन के निकाल रहे, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। रिपल्शन है मतलब सब छोड़ दो, बस ये याद रख लो कि हमेशा -12 में से 6 ही होएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में रिपल्शन जो है वो पॉजिटिव साइड पे है, तो माइनस ये हो गया। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है, अगर अट्रैक्शन पूछा है तो पॉजिटिव साइन, रिपल्शन पूछा तो नेगेटिव साइन, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को देख के भी लगाना है और ये पूछा क्या उसको देख के भी, ठीक है। वैन डर वाल क्या करते हैं, प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाइड्रोफोबिक इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में ही हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। उसके बाद एक बार ये देख लेते हैं, ये वही चीज़ है, केमिकल बॉन्ड्स है हमारे, ये हम देख चुके हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या है, कंप्लीट था NaCl। कोवलेंट में शेयरिंग हो रही थी, अनइक्वल शेयरिंग थे तो पोलर, इक्वल शेयरिंग थे तो ये। और इसमें पोलर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से के बराबर या 0.5 के जितनी मांगी थी, ठीक है, 0.5। उसका हाइड्रोजन बॉन्ड फोन वाला और स्ट्रेट लाइन में 180 था इसका करेक्टर मेन। 0.17 नैनोमीटर इसका क्या था, लेंथ था, बॉन्ड लेंथ। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस देखा जाए तो ये टेम्परेरी इम्बैलेंस की वजह से आते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। डाइपोल डाइपोल इलेक्ट्रॉन के सेपरेशन से बनते हैं, ठीक है। और लंडन डिस्पर्जन में क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट। हाइड्रोफोबिक देखे तो हाइड्रोफोबिक वाटर में बनते हैं। उसके बाद ये अलग अलग बॉन्ड्स बता रखे हैं, इसको भी ध्यान से देख लो, आगे MCQ इसी के टाइप के बॉन्ड है। कौन सा, स्ट्रॉन्ग और वीक। प्रोटीन के अंदर बात कर रहे हैं, प्रोटीन में कोवलेंट बॉन्ड मिलता है, हाँ मिलता है, कोवलेंट बॉन्ड ही तो मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड कोवलेंट ही तो है, डाइसल्फाइड भी, ये पता होना चाहिए। आयनिक भी मिल जाएगा, वो जो Mg वाला था, 2 पेप्टाइड। हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मिलते हैं। हाइड्रोफोबिक उसको पैक करने के लिए होता है। वीक तो ये पता चल गया, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ये 2 है, एक तो कोवलेंट बॉन्ड भी है उसमें, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, ये 2 आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और वीक में ये प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड में अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखें, ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोएनहाइड्रेट, ये सब बॉन्ड मिलते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में क्यों, ग्लाइकोसिडिक कहाँ बन रहा होता है, वो शुगर वाले एरिया में, ठीक है। एस्टर बॉन्ड कहाँ बन रहा होता है हमारा, फॉस्फोएस्टर, जहाँ पे शुगर और वो जुड़ रही होगी बैकबोन। और फॉस्फोडाइस्टर जो लास्ट के 3 पी होते हैं, फॉस्फोएनहाइड्रेट वो जो 3 पी होते हैं उनमें से 2 बॉन्ड वही होते हैं। जब उससे शुगर से और वो जुड़ रहा होता है ना हमारा फॉस्फेट, तब तो फॉस्फोडाइस्टर, और जो 2 पी होते हैं उनके बीच में फॉस्फोएनहाइड्रेट। वीक क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है न्यूक्लिक एसिड में, G ट्रिपल बॉन्ड C होता है ना। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वीक तो इसमें नहीं होता, ये याद रखना है। और स्ट्रॉन्ग में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन, एनलिंग ग्लाइकोसाइलेशन से याद हो जाएगा, और एस्टर बॉन्ड होता है। लिपिड की बात करें तो लिपिड के जो बॉन्ड होते हैं वीक इसमें भी नहीं होता, एस्टर और फॉस्फो एस्टर, वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन था, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फो एस्टर एस्टर, वहाँ पे एस्टर और ग्लाइकोसाइलेशन वाला, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, सब फटाफट देखते हैं। वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले फ़ोन देख लो, वीकेस्ट उसने क्या पूछा है, वीकेस्ट है इसका B, ये वाला। क्यों भाई, ऐसे आंसर्स ऐसे मार्क कर रखे हैं, इसमें ध्यान से देख के करना। फ़ोन होता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। फ़ोन होता है सबसे पहले FON, कहीं भी फ़ोन दिख रहा है, F यहाँ है तो इसको तो हटा दो, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है। और कहीं F है और कहीं है, उसके बाद O भी हटा दो, ये वाला भी और ये वाला भी। उसके बाद N सबसे वीक है, N यहाँ आ रहा है, तो इसका आंसर B है, ठीक है। उसके बाद है एक ये भी देख लो भाई, हाँ ऑक्सीजन कैसे नॉन पोलर है, ठीक है, इसमें लोन पेयर्स बच जाते हैं, इसलिए इसका अनइक्वल आता है, इसलिए नॉन पोलर है। नाइट्रोजन भी नॉन पोलर है, इसमें भी 2 लोन पेयर बच जाते हैं, 5 होते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नॉन पोलर है, अमोनिया पोलर है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी पोलर है, और ये तो जल्दी वो हो जाता है, भूल जाते हैं क्योंकि साइज बड़ा है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड डजंट प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, क्या न्यूक्लिक एसिड में ग्लाइकोसिडिक होता है, कहाँ होता है, शुगर्स में यही तो होता है ग्लाइकोसिडिक, जब नाइट्रोजिनस बेस से वो जुड़ा होता है। फॉस्फोएस्टर होता है, फॉस्फोएस्टर भी होता है। पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड में कैसे होएगा, प्रोटीन का ही तो सी आंसर है। फॉस्फोएनहाइड्रेट भी होता है।
उसके बाद व्हाट इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की 4 के बराबर होती है 4। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है हमें। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ये हमें ऑर्डर मिला हुआ है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है हमारी, इसको हमने कैसे करा था 80, ये दोनों 40 और इसको 10 बता रखा था ना हाइड्रोफिलिक को, इसको 3 बता रखा था, इसको 1 और इसको 0.5, ये ऑर्डर भी याद रखना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सबसे पहले कोवलेंट आएगी नहीं, हाइड्रोफोबिक हाइड्रो ये वाला है, ठीक है। उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है किसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर का। इसका साइज़ बड़ा है, ये पोलर है, ये सब नॉन पोलर है, और नॉन पोलर में भी हमें चेक करना है 3 बॉन्ड इसमें, तो ये सबसे पीछे आएगा, N2 सबसे पीछे किसमें आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। उसके अलावा ये देखना O2 ऐसा, इसमें लोन पेयर, सर इसमें कोई लोन पेयर तो नहीं है, और CO2 पोलर भी होता है, तो CO2 जस्ट इन दोनों के बाद आना चाहिए, इसमें O2 आ रहा है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या है, वैसे मैंने बताया था जो सल्फर है वो उसका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, तो वो जल्दी अकोमोडेट कर देगा, तो इसका ये होएगा ये वाला। उसके बाद है मैच ऑफ द फ्लोइंग, ये हमें उनकी वो दे रखी है एनर्जीज, और ये वो 3 हमने अभी पढ़ा था, लास्ट वाला था H बॉन्ड का था शायद 3, तो S का 3 होना चाहिए, S का 3 कहाँ है, 1 मिनट, सॉरी T का 3 होना चाहिए, हाँ हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पहले आता है ना, हाइड्रोजन का तो 1 कर दिया था, तो हमारा कोवलेंट का तो 80 है, ठीक है, वेंडरवॉल का 0.5 सबसे लास्ट वाला, ठीक है। उसके पीछे क्या बचता है हमारा, हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का होना चाहिए हमारा, हाइड्रोफोबिक का है हमारा, हाइड्रोफोबिक का 3 होना चाहिए ना, और हाइड्रोजन बॉन्ड का 3 होना चाहिए, S का 1 होना चाहिए, मैंने S का पहले 3 बोल दिया था गलती में, 1 ही था उसका मतलब, मेरी तरफ से 1 था वो, मैंने इसको 3 देख के बोल दिया था, वैसे ऑप्शन वाइज 1 है, ठीक है, तो ये आंसर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया दे दिया है, तो सबसे पहले अमोनिया NH3, SO2 लगभग से वही है, देख SO2 पोलर है, ये भी पोलर है, तो जो सबसे छोटा है वो पहले हो जाएगा डिजोल्व, और फिर ये वाला, और नॉन पोलर में क्या देखा जाएगा, ये वाला पहले और फिर ये, ठीक है। लोन पेयर तो इधर भी है, CO2 ये पोलर है भाई, ये पोलर है, CO नहीं है CO2 है। उसके बाद अगला है हमारा द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट कैन फॉर्म, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, NN ले लिया, HH ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये वाला हाइड्रोजन फर्दर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से, ये फर्दर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से, ये O से और ये N से, तो ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं दिख रहा है मुझे, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और है हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेबल एंगल क्या है किसका, H बॉन्ड का, वो है 180, ये भी पता है। उसके बाद ये फिर से वही आ गया, कोवलेंट का 80, वेंट्रवॉल का 40, और नहीं वेंट्रवॉल का 0.5, 40 तो आयनिक हो जाएगा, D का सेकंड है, D का सेकंड ये रहा, एक ही में D का सेकंड, ठीक है। उसके बाद है द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन 2 अपोजिट चार्जेस, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसमें बोल रखा है 2 चार्जेस की ना, ये है वैक्यूम में बता रखा है -1, फॉर्मूला ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का, डेल्टा G एनर्जी बता रखी है, ये है वैक्यूम में E कितना होता है, ये जो E है वैक्यूम में E होता है 1, तो ये पूरा बता रखा है, डेल्टा G वैक्यूम के लिए क्या आया है -500, ठीक है, इसके अंदर E भी इंक्लूड है, तो इसलिए ये ऐसा आया, ठीक है, डेल्टा G ये है इसके लिए। वाटर में 78 होता है E, तो डेल्टा G की वैल्यू यही थी, हमने उसको वैसे का वैसा पुट कर दिया जो ऊपर वाले में भी आया था, क्योंकि वहाँ 1 दे रखा था, और E से मल्टीप्लाई कर दिया 78, तो डेल्टा G -6 आ गया, ये रहा। अगला दिखा रखा है, ये स्ट्रक्चर देखते ही समझ आ गया होगा 180, तो ओनली B ये वाला ऑप्शन। उससे अगला है देखो, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस लिए पूछा गया था, सॉल्वेशन के लिए, चार्ज का सेपरेशन डायरेक्ट कांस्टेंट था, D का फर्स्ट एक इसमें है और एक इसमें, पॉलिंग वाला A का सेकंड सिर्फ इसमें, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ 400 किसकी होएगी, इमेजिन सबसे ज़्यादा लग रही है, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया ना 4, तो 80 वाला कोवलेंट था, ये रहा। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है जो सेंसिटिव है डिस्टेंस से, रिपल्शन थी R12, ये बताया था मैंने डिस्टेंस से कितने सेंसिटिव है। मोलर स्केल पे नॉन पोलर में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हाइड्रोफोबिक करता है, ठीक है, डन।